और जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल में। आज आपके लिए समसामयिकी घटना चक्र का जीएस पॉइंटर लेकर आया हूँ। जीएस पॉइंटर जिन भाई बहनों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये कितना बेहतरीन इसमें क्वेश्चन आंसर शामिल किए जा रहे हैं। ये सब पूरा प्रीवियस ईयर का एक संग्रह है। और आपको बता दूं आज मैंने क्या शामिल किया है। तो आज इसमें जो है आपको सामान्य विज्ञान को शामिल किया गया है। सामान्य विज्ञान में क्या क्या आपको बता दूं। रसायन विज्ञान की आज चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं भौतिक विज्ञान का पहले ही चैनल पे अपलोड है और उसको भी विजिट करके देख ले। और इसके बाद जो है जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी और पर्यावरण का टॉपिक हम शामिल करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा, आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलते हैं। ये 2017 में जीएस पॉइंटर आया था, लेकिन तब से आज भी उतना ही कारगर साबित है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की रसायन विज्ञान की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं आज की श्रृंखला को। पहला चैप्टर में जो है रसायन विज्ञान में क्या है, तो आप बताओगे परमाणु संरचना से क्वेश्चन है। परमाणु संरचना के बाद पहला ये नाभिक। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन है, नाभिक में कौन कौन से उपस्थित है कहा जाएगा। तो साफ सुथरा आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है नाभिक में उपस्थित होते हैं। और इनके बाहरी ओर चक्कर कौन लगाता है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। देखिए आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। देखिए कहा भी गया यही चीज़ है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यानी नाभिक के बाहरी ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। यही बात देखिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से कौन वह जो एटम का भाग नहीं। तो बताओ फोटॉन जो है एटम का भाग नहीं। ये आपको रट के रखना है प्यारे साथियों। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। फोटोन क्या है, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या है जो कण के रूप में होती है, फोटोन कहा जाता है प्रकाश की। खनिज, यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, वह प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले तत्व क्या कहलाते हैं, तो बताओगे प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने किया था, परमाणु के नाभिक की खोज आपको बता दूं रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। जबकि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आप बताओगे न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो बताओगे थॉमसन ने किया था। आपने एक सुना होगा ईंटा पर नाचो, ईंट पर नाचो या ईंटा पर नाचो सुना होगा। ईंट पर नाचो नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन और टा से इसकी खोज थॉमसन या थॉमसन हो जाए। पा से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज करता चैडविक। इसको आप नोट जरूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में परमाणु का कण नहीं है। देखिए न्यूट्रॉन कोई परमाणु का कण नहीं। परमाणु के मूल कण तीन ही होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु के तीन कण होते हैं। चलते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनों में से प्रतिकण युग्म कौन सा जो है प्रतिकण युग्म है। तो बता दें इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है जबकि पॉजिट्रॉन में प्लस का चार्ज होता है। ये दूसरों के क्या है प्रतिकण है, मतलब अपोजिट कण है। ये आपको याद करके रख लेना है प्यारे साथियों। चलते हैं, आपको ये सेशन बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बस आप एक बार ध्यानपूर्वक देखिए तो जरा। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा, तो हीलियम के परमाणु के नाभिक के हीलियम के देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। बस आपको याद कर लेना। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस तत्व है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज याद करके रखना है प्यारे साथियों। अल्फा विकिरण, अल्फा बीटा गामा किरण में जो है गामा किरण से ऋणात्मक आवेश होता है तो बीटा कण में जो होता है, देखिए अल्फा बीटा गामा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है, तो बीटा में ऋणात्मक होता है, अल्फा में पॉजिटिव, जबकि गामा में कोई चार्ज नहीं होता। ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखते हुए चलना है। चलते हैं फिर इधर देखते हैं। नेक्स्ट सुमेलित करना है, तो सुमेलित पहले से ही है। शून्य द्रव्यमान किसका, न्यूट्रॉनों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जबकि आंशिक आवेश किस में होता, तो आंशिक आवेश किस में होता, तो बताओ क्वार्क में होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आंशिक प्रचक्रण
किसमें होता है, फ्रैक्शनल स्पिल किसमें होता है, मतलब घुमाव किसमें होता है, तो बताओ पॉजिट्रॉन में फ्रैक्शनल घुमाव होता है। जबकि पूर्णांक चक्रण इंटीग्रल पर चक्रण किसमें होता है, तो फेनॉन में होता है। एक एक चीज़ याद करके रखना है। ये ऊपर और बहुत ज़्यादा कभी पेपर में नहीं पूछा, लेकिन तब भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। क्या पता पेपर का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको भी उसी टाइप की तैयारी करना। प्रमाण के कक्षों में भरने के लिए क्रम नियंत्रित है। किसने जो है कक्षा को भरने का नियम किसने प्रतिपादित किया, तब भी आप बताओगे आप भाऊ ने प्रतिपादित किया था। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो अभिविन्यास से है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। किस तत्व के प्रमाण के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो उनकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं, प्रोटॉन और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन यदि कहते हैं सम संख्या हो तो प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या उसकी दोगुनी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉनों संख्या कितनी दी है, तो आप बताओगे 2 है, और सम संख्या है तो आप बताओगे द्रव्यमान संख्या, इसी परमाणु भार कहते हैं, दोगुनी जस्ट 4 हो जाएगी। चलते हैं। यदि विषम संख्या हो दोगुना करके 1 जोड़ दिया जाता है। परमाणु जिनमें से प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। या कहा जाए परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते लेकिन परमाणु क्रमांक जो है समान होते लेकिन परमाणु भार भिन्न होते, तब भी आप बताएंगे समस्थानिक कहलाएंगे, या इन्हीं को आइसोटोप्स कहा जाता है। चलते हैं समस्थानिक की बात। समस्थानिक वो होते जिनके एक ही तत्व के परमाणु जिनके जो है परमाणु भार तो भिन्न होते लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, देखिए अभी बात हो चुकी, समान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है लेकिन जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, न्यूट्रॉनों की कहे या कहे परमाणु भारों की संख्या भिन्न होती, तभी बात क्या हो जाएगा, एक ही होगा, 2 नहीं होगा। ये आपको याद करके रखना है। देखिए दोनों टाइप से मैंने बता दिया है, और दोनों टाइप से इसमें देखिए कितना बेहतरीन आपके लिए सुसज्जित किया है, तो आप इसको बहुत ध्यान। सम न्यूट्रॉनिक क्या है, जिसमें न्यूट्रॉनों संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार को घटाते हैं। 14 में से देखिए 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 15 में से 7 घटाएंगे तभी 8 आएगा। 16 में से 8 घटाएंगे, देखिए सब में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दे तो क्या प्राप्त होता है, तो आप बताओगे प्यारे साथियों। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो उसमें देखिए सभी का अंतर क्या है, 8 है, तो सब न्यूट्रॉनिक है। चलते हैं। अब बात होती है रेडियो एक्टिविटी माप किससे, गेगर मोलोकांटो या जीएम काउंटर से की जाती है। चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया, तो हेनरी बैकरल ने जो है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट अब देखो चैप्टर आ रहा है आपका रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आपको उतना ध्यानपूर्वक देखना जितना आपने पहले देखा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का उबलना। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, जब स्वतः जैसे आप मतलब पानी जो है बर्फ बनता है, बर्फ से फिर यानी कि स्वतः उनको उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन जिनको जैसे आप दूध से दही बन गया, दही को कभी दूध नहीं बना सकते, मतलब रिवर्स जिसमें गेयर नहीं लगता, उस समझ लो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, देखिए वाष्प में फिर पानी बनाया जा सकता है, तो बताओ कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, सब्जियों को पकाने के बाद उनका मुलायम हो जाना। देखिए मुलायम, लेकिन फिर बाद में उनको टाइट नहीं किया जा सकता, फिर से सब्जी जिस तरह था उस तरह नहीं किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दूध का आस्कंदन, मतलब दूध से दही बनना, इसका कहने का मतलब ये चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, ये चीज़ करेक्ट है। उच्चतर तापमान पर आणविक गति को द्रुत हो जाती है, तो इसमें कौन सा, ए आर दोनों सही है। ए आर का सही क्या है, तो स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पाश्चराइजेशन किस प्रक्रिया कहाँ पर यूज किया था, दूध से पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, आधा घंटे तक गर्म किया जाता है, लगभग 65 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको जो है 16 डिग्री सेल्सियस पे ला दिया जाता है। इसी को इस नियम को लुई पाश्चर ने दिया था। और अचानक जो है उसे ठंडा कर देते, देखिए अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चरीकरण संबंधित किससे है, तो दुग्ध के निर्जमीनीकरण से है, या कह सकते हैं दूध को जो है गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को बोलते हैं। दूध को लंबे समय तक बचाने के लिए जो है पाश्चरीकरण किया जाता है। सही कहता नहीं। किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से क्या होता है, शुद्ध जल से क्या होता है, अधिक होता है। ये चीज़ है, शुद्ध जल का क्वथनांक कम होता है एक मिश्रित जल से, अशुद्ध जल से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि गति क्या होती है,
उबलने की बढ़ जाती है, ये चीज़ याद। अभी देखो नमक पानी में डाल दो तो जल्दी गर्म हो जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे। जैसे यहाँ देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आप पहाड़ों पर जाएंगे तो कहो तो 99 या 95 पे ही उबलने लगे, क्योंकि ऊंचाई पर जो हो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो आर ये सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, तो बताओ गैस और द्रव का कोलाइडी बयान क्या है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए, परासरण प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल के तन घोल हो जाता है। फिर उसके बाद जस्ट प्रतलोक प्रसरण में तन घोल का बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों गलत है। चलते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए ही हैं। फोटोक्रोमेटिक तकनीक का प्रयोग किया था एक मिश्रण पदार्थ को अलग करने के लिए, किसी मिश्रित पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई रंग को मिश्रित कर दिया गया तो उसको अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया था। ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया उत्पादन या इसी को सब्लिमेशन या इसी को उदातीकरण कहा जाता है। चलते हैं अब देखते हैं। CaO का उपचयांक क्या होता है, उससे करके क्या निकलता है, कैल्शियम निकलता है, जबकि ऑक्सीजन उड़ जाता है। NaLH4 का Al जो है उपचयांक है, मतलब ये निकलता है। यमन का यमन उपचयांक है। देखिए सबका पहला वाला ये अक्षर, लेकिन इसमें L आ रहा है। H2SO4 में H क्या है, उपचयांक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अकार्बनिक रसायन चलते बात कर लेते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी भी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ठीक है, किसी एक वर्ग के परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये गलत है, परंतु क्या है, आर सही है। आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता नीचे से नहीं ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर बढ़ती है। ये चीज़ याद करके रखना है, उल्टा लिखा था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट, किसी एक अपवर्तक के दिशा में आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। पहला है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। चलते तीसरा है किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता वैसे कम होती है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। अभी देखिए इसमें तो आपको बता दूं, केवल सेकंड उत्तर क्या है करेक्ट है, कि तत्वों के वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कम हो जाती है। ये आपको याद करके रखना है एक एक चीज़ें। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड सामान्यतः गुणधर्म कैसी होती है। तो तीसरा के क्या होता है, तो बेसिक यानी क्षारीय, और चौथा का क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ये आपको याद करके ना, तीसरा पहले बेसिक यानी क्षारीय, फिर दूसरा एसिडिक होता है। भूप्रपट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, भूप्रपट्टी में पाया जाने सर्वाधिक तत्व कौन सा, तो बताओगे ऑक्सीजन लगभग कितने परसेंट पाया जाता है, 46% पाया जाता है ऑक्सीजन। चलते हैं, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया तत्व कौन सा, तो बताओगे सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो बताओगे सर्वाधिक पाया जाने वाला गैसीय तत्व कौन सा विश्व में, तो बताओगे हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाले 100 प्रकार के रासायनिक तत्व हैं। पृथ्वी पर लगभग 100 प्रकार, पृथ्वी पर लगभग टोटल 118 तत्व अभी तक पाए जा चुके हैं। 100 के इसमें एग्जैक्टली कहा जाए तो 118 तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व हैं। हीरा क्या है, तो बताओगे मूल तत्व है, और फिर मूल तत्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए पैसा। तो हीरे की खनिजीय बनावट कैसी, तो आप बताओ हीरा जो है कार्बन का एक शुद्धतम रूप कहा जाता है। चलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन। यदि आप PDF चाहते हो तो PDF आप जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके सभी PDF आप ले सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 12H2O, लेकिन जिप्सम कहा जाए तो CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। ये याद कर लेना है आपको। चलते हैं
डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट के उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है इसका लोकप्रिय नाम है। मोनाजाइट ऐश किसका है? तो थोरियम का ऐश का नाम क्या है? तो बताओ कि मोनाजाइट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। माइका क्या है? उष्मा का चालक एवं उष्मा का चालक तथा विद्युत का चालक क्या है? तो बताओ कि माइका है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। लोहा और इस्पात खिलौने की ग्लास की कुम्हारी तब वैद्युत के वह उद्योग है जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बताओ विद्युत के क्षेत्र में अभ्रक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो पारा क्या है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक है इन दिए हुए में से। जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा आदि में उष्मा का सर्वाधिक चालक तब भी आप बताओगे पारा ही है। ये सब आए हुए प्रीवियस ईयर किसी न किसी परीक्षा में पूछेंगे तो वही शामिल किए गए इसमें। नेक्स्ट सीसा, पारा, निकेल एवं टिन धातुओं में से सामान्य ताप द्रव किसका? तो बताओ पारे का जो है सामान्य द्रव होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पारे में साधारणतः तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति होती है। मतलब उसमें क्या है? चालन होता है। उष्मा का चालन सबसे अच्छी किसमें होता है? आप बताओगे पारे में होता है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता। तो आप बताओ जल के लेड जो है, शीशा जो है जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है, तांबे के ऊपर से गुजर जाती है। चलते हैं। लोहा प्राप्त किया जाता है। तो आप बताओगे हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया। तो लोहे गैस जो है लेमोनाइट भी है। आयरन पायराइड भी लोहे का एक अयस्क है। उष्मा का विद्युत सबसे सुचालक क्या है? तो उष्मा का सबसे चालक क्या होता है? चांदी हो जाएगा, सुमेलित है पहले से ही। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो बताओ एल्युमिनियम, लेकिन इसका निष्कर्षण टफ है इसीलिए जो है महंगी है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर जो है बढ़ाया जाने योग्य क्या है? सोने को कहा जाता है। सोने 1 ग्राम सोने को लगभग 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। न्यूनतम संचय, उष्मा का न्यूनतम संचय क्या है? तो बताओगे सीचा जो है, मतलब उष्मा सबसे कम किसमें? तो बताओ शीशम सबसे कम चलती है। हीरा, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में सबसे अधिक चालकता किसमें होती है? चांदी में सबसे अधिक विद्युत की चालकता होती है। सही कथन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है। ये सही कथन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो उसी टाइप इसमें दिया गया है। देखिए सही सुमेलित। भंजन क्या है? पेट्रोलियम भंजन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया। प्रगलन द्वारा जो है तांबा शुद्ध किया जाता है। खाद्य वसा, खाने वाला वसा जो है, ये जिसे बोलते हैं वनस्पति तेल जो है हाइड्रोलीकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, जबकि वल्कनीकरण द्वारा जो है रबड़ को कठोर बनाया जाता है। ये सब इनकी बनाने की प्रक्रिया है। चलते हैं। फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, बहुत ढेर सारे मटेरियल है, इसको कम समय में आप सबको परीक्षा में देना। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं प्यारे साथियों, आपका बिल्कुल, यदि आप रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आते तो इससे बाहर बिल्कुल जाने की संभावना नहीं कि उसका पुराना रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए और रिव्यू देख लीजिए तब आपको पता चलेगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता तो आप बताओ एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम के चांदी में से धातु जिसे प्राप्त किया जाता तो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है देखिए सब पहले से देखिए। हीरा का अपर रूप क्या है? तो बताओ कार्बन है। संगमरमर क्या है? तो कैल्शियम इसका अपर रूप है। बालू क्या है? सिलिकॉन है। जबकि माणिक्य का क्या है? एल्युमिनियम है। माणिक्य से एल्युमिनियम निकाला। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात होती है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जल से हल्का होता है। तो बताओगे सोडियम जो है हल्का होता है। इस्पात, पारा तथा सोना में से घनत्व अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या है? घटते क्रम में, बढ़ते क्रम नहीं। तो सोना, फिर उसके बाद पारा सबसे कम किसका? तो बताओगे इस्पात का। अब चलते हैं मिश्र धातुएं देख लेते हैं। मिश्र धातुएं कौन कौन सी? बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज में से तांबा मिश्र धातु नहीं। तो बताओ तांबा एक क्या है? तत्व है। इसका क्या होता है? तांबा को कापर कहते हैं। इसका क्या है? Cu होता है इसका सिंबल। जिनका सिंबल होता है वो सभी तत्व होते हैं। जिनका सूत्र होता है वो क्या होती है? यौगिक होते हैं। जिनका ना तो सूत्र हो ना ही जो है सिंबल हो, क्या होती है? तो मिश्रण कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। ठीक है, चलते हैं। यसद में उपचयन क्षमता है। बिल्कुल सही। AR दोनों सही। AR का सही मतलब क्या है? जस्ते के ऊपर चढ़ाने को यसद लेपन कहा जाता है। यसद में उपचयन क्षमता होती है। और जस्ता क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि जंग लगने से बताने के लिए लोहे को। चलते नेक्स्ट है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि इसमें यसद या जस्ता को ही यथस्थ कहा जाता है। आपको याद रखना है जस्ते की परत के कारण से। गैल्वेनिक लोहे में लेप किसका होता है? तो बताओ जस्ते की लेप होती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एडोनीकृत होते हैं। इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत क्या है? चढ़ा होता है। चलते हैं। वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे
के पुर्जे में काम के लिया जाता है। तो एल्युमिनियम से डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं हवाई जहाज़ के, तो बताओ एल्युमिनियम से बनाए, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है और वैसे किसी धातु से बनाए तो वजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पारद धातु मिश्रण जो है, पारद एवं युक्त पारा युक्त मिश्र धातुएं होती। पारद धातु, पारद कैसे बनता है, तो पारा प्लस कोई अन्य धातु मिला दिया जाता है, उसे पारद या इसी को कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। जस्ता तथा तो मैग्नीशियम लोहा धातुओं में से अमलगम कौन। आप बताओ, लोहा के साथ अमलगम नहीं बनाता। पारा जो है किसी के साथ क्रिया नहीं करता, तो लोहे के साथ, इसीलिए पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है या तो शीशे में, शीशा से भी जो है क्रिया नहीं करता। जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता तथा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कौन है, तो अमलगम जो है कहते हैं, तो पारा और जस्ते को क्या कहा जाता है, तो बताओ अमलगम कहा जाता है। देखिए जस्ता तांबा नहीं, तांबा टिन नहीं, पारा जिसके साथ लगा होगा उसी वही अमलगम बनाएगा। देखिए क्या, और किसी के साथ पारा नहीं लगा है, इसके साथ पारा नहीं लगा है, केवल इसी के साथ पारा लगा है। टाका मिश्र धातु है, तो आप बताओगे सीसा तथा तिनका। तो आप बताओगे नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा टिन से बनता है, कांसा टीका। तो अब टिन को कॉपर भी तो कह सकते हो, कांसा टीका याद कर लीजिए। कांसा किससे बनता है, तो टिन तथा कॉपर, तांबा को कॉपर भी तो कहते हैं, तो आप कांसा टीका करके याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जर्मन सिल्वर में किसका निकल होता है, सोल्डर किसका बना, तो तांबा तथा टिन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर किसका, क्लोरीन का बना होता है। हाइपो क्या है, सोडियम का बना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद करके रखना है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, आप बताओगे। देखिए हाथी दांत खाने के और दिखाने के और। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं उपस्थित होता, यह चीज़ याद करके रखना है। अब चलते हैं फिर साथियों, और भी चीज़ें देख लें। नेक्स्ट देखिए पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम किस में होती है, तांबे की मात्रा किस में होती है, तो आप बताओगे कांसे में होती है। चलते नेक्स्ट देखिए, वह धातु जो पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के मिश्रण से बनता है, तो बताओगे वह तीनों में विद्यमान होता है। किसमें, पीतल, पीतल किससे बनता है, पिताजी, तांबा भी मिला होता है, जर्मन सिल्वर में भी तांबा होता है, कांसा में भी तांबा होता है, तो सब में तांबा हो। चलते पीतल किससे बना है, तो बताओगे तांबा तथा जस्ते से। पिताजी आप करके आते आसानी से याद करते पिताजी। देखिए पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता आप करके याद कर सकते। पीतल किससे बनता है, तांबा तथा जस्ता से। पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्र धातु करेक्ट है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पारदित सम्मिश्रण वह पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्य रूप से मिश्रण होता है, करेक्ट है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। सभी करेक्ट है, सभी जो है सम्मिलित है। नहीं अच्छा, इसमें कुछ का इसमें बताना तो कौन सा सही सम्मिलित है, तो आपको बता दूं। हाँ ठीक, अधिक महत्वपूर्ण है इसका, हाँ ये वाला गलत है, केवल पहला देखिए मिश्र धातु, जबकि तीसरा क्या है, ये वाला करेक्ट है, और सभी जो है करेक्ट नहीं है। ये दूसरा और चौथा जो है इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पीतल का हवा रंग में फीका कर देता है, तो आप बताओगे हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है फीका पड़ जाता है उसका रंग। मिश्र धातु जिस पदार्थ में संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, तो निकल के कारण जो है अचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, उसमें कार्बन की मात्रा जो है बढ़ा दी जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, तो आप बताओगे क्रोमियम मिलाने पर इस्पात या कहते हैं स्टील बन जाता है। चलते हैं, जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। स्टील में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जिस पर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं, देखिए सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये रहा होगा एमसीक्यू के रूप में। देखिए धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए, चमकदार लोहा बनने के किसका, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज तथा कार्बन की स्टेनलेस स्टील। कैसे याद करो, कोलोनी, क से क्रोमियम, लो से लोहा और निकिल। और यदि आप जानते हैं स्टील है तो लो आप जानते हो कार्बन तो होगा ही होगा। स्टील में कार्बन मुख्य घटक है, कार्बन तो होता ही होता है, मुख्य घटक नहीं कह सकते, कार्बन तो होता ही। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। ये याद कर लेना है, लोहे में क्रोमियम तथा निकिल। स्टील में होता है 1.1% से 2% तक का क्या होता है, कार्बन। जंग लगने लोहे के बाहर क्या होता है, बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या आ गया है,
कि साधारण यह देखा गया कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती तो भूरे और पाउडर पर आच्छादित हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है, इसे जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टाइनिन का जमा होता है। नहीं, पहला सही है, किंतु जो है आर गलत है। ये सही लेकिन आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब अधातुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब चलते हैं अधातु चैप्टर को देख लेते हैं, अधातुएं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है, देखिए कार्बन और उसके भिन्न रूप के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण, आपको बता दूं, सबसे अधिक कोई भी तत्व में से निर्माण करता है यौगिक, तो आप बताओगे कार्बन लगभग सभी चीज़ों में होता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला जो है ये सभी क्या है, कार्बन के क्या है, तो आप बताओ अपर रूप हैं। चलते, जबकि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो बताओ क्रिस्टलीय अपर रूप में आते हैं, शुद्धतम अपर रूप। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ, तो ग्रेफीन क्या है, केवल कार्बन से बना हुआ, ये कार्बन का शुद्ध रूप ही इसको भी कहा जाता है। देखिए हीरा, ग्रेफाइट तथा ऑक्सो कार्बन फ्लोरीन में से कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो ग्रेफाइट जो नहीं, ये तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। हाँ ठीक ठीक ठीक, ऑक्सो कार्बन जो है इसका कार्बन का अपर रूप नहीं है। जबकि देखिए पेंसिल का लेड होता है, तो बताओगे ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट, कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज जो है 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्या था, ये देख लेते हैं। तो बताओ सर हेलाल्ड डब्लू और क्रोटो रिचर्ड इस्माइली ने जो है तीनों लोगों ने मिलकर किया था। तीसरा क्या था, तो तीसरा आप बताएंगे फुलरीन था। नेक्स्ट है बकमिस्टर फुलरीन है कार्बन यौगिक का एक रूप से 60% कार्बन परमाणु का गुच्छ है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज की बहुफलक की संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बालू में से कार्बन नहीं, तो आप बताओ बालू में कार्बन नहीं होता है। लिग्नाइट, टिन, चांदी और लोहा कार्बन मिलता है, तो बताओ लिग्नाइट में जो है कार्बन मिलता है और किसी में कार्बन नहीं था। देखिए लोहे में कार्बन मिलाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कोयले की बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट तथा पीट एंथ्रासाइट के प्रकार, जिसमें शेष प्रकारों का अपेक्षा जो अधिक प्रतिशत होता है, तो बताओ एंथ्रासाइट में जो है सबसे अधिक कोयला हो, लगभग 90% जो है कार्बन इसमें होता है। जिसमें सबसे अधिक कार्बन वो सबसे कम धुआं देगा, ये चीज़ याद करके रखना है। कार्बन की अधिकतम मात्रा किसमें, तो बताओ ढलुए लोहे में सबसे अधिक, और ढलुआ लोहा क्या है, सबसे घटिया लोहा होता है। सबसे शुद्ध कोयले में कार्बन की मात्रा ना के बराबर होती है। हीरा, क्वार्टज, गंधक एवं ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है, तो बताओ गंधक क्या है, रवा क्रिस्टल नहीं है, मतलब कार्बन नहीं होता इसमें। कांच के उत्कीर्ण के लिए खरोचा जा सकता है हीरा से। कांच को किससे, तो बताओ हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक करोजिया से और सल्फ्यूरिक अम्ल से। यानी कि यदि कांच पर लिखना हो तो इन सब चीज़ों से, हीरे से लिखोगे, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, HF+ से, या कोरेजिया से, या कह सकते हो सांद्रो से। तो 3 चीज़ों 4 चीज़ों तो किससे लिखा जा सकता है, तो आप बताओगे एक तो हीरा से कर सकते हो, एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से, चारों में से। और ये जो है यहाँ पर आपको दिखा दूँ, सोना किस में घुल जाता है, तो बताओगे एक कोरेजिया में घुल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। हीरे की बिक्री के भार की इकाई कैरेट कितने कैरेट हो, 200 ग्राम मिलीग्राम में होता है। ये तो कितने कैरेट में मापा जाता है, तो 200 मिली कैरेट में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। गुरु जल या भारी जल क्या होता है, तो भारी, देखिए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन से क्या बनता है, तो बताओगे गुरु जल, या इसी को बोलते हैं भारी जल कहते हैं। भारी पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, यानी ड्यूटेरियम ले लेता है। हैवी वाटर में क्या होता है, तो हाइड्रोजन के साथ साथ जो है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम हो जाता है। D2 इसको सूत्र होता है। भारी पानी की खोज किसने की, तो HC यूरे ने भारी पानी की खोज किया था। भारी पानी का अणुभार कितना होता है, 20 होता है, जबकि पानी का अणुभार कितना होता है, तो बताओ 18 होता है। नेक्स्ट, कठोर जल किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों। उपयुक्त नहीं है, पीने के लिए भी नहीं, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं, बॉयलर प्रयोग के लिए नहीं, फसल सिंचाई के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता। इन चारों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता किसके लिए कौन उत्तरदायी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट घुले होते हैं, इसी कारण से यह पानी क्या होता है, आप बताओगे कठोर होता है। जल का pH मान कितना होता है, लगभग क्या 7% ही होता है। नमक का pH मान भी, जो उदासीन घोल होते हैं सबका pH मान भी कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 होता है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, तो वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, और वैसे मानव निर्मित आप बताएंगे डिस्टिल वाटर होता है। पानी की आयनित लवण
शुभदायक क्यों है? क्योंकि उनका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है अधिक होता है। प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, तो आप बताओगे निर्लवणीकरण के द्वारा जो है उन्हें लवण को हटा के भाप आसवन विधि द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग जो है पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में शुद्ध जल बदला जा सकता है, उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा जो है शुद्ध जल बदला जा सकता है। खारी पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रक्रिया कहा जाता है। शुद्ध चलते हैं, नेक्स्ट देखें। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब देखते हैं सल्फर, नाइट्रोजन तथा हैलोजन के बारे में, जो अक्रिय गैसों के बारे में जान लेते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम क्या है? तो आप बताओ, नोबेल गैसों की संख्या आप बताएं 6 होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अक्रिय गैसों को ही नोबेल गैस कहा जाता है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। वायुमंडल इन गैसों में से सबसे अधिक किसकी है? तो आप बताओगे सबसे अधिक जो है सबसे कम, हाँ सबसे कम पूछा गया तो बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना? तो 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 21%। और आर्गन की मात्रा कितना? 0.93%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। देखिए कितना कम होता है, लेकिन तबीयत हल्का मचाया हुआ है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन का लगभग कितना परसेंट? तो 78 से 79% नाइट्रोजन होता है। N2O2 H2 में से गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 जो है हाइड्रोजन का गैसीय चक्र नहीं है। चलते हैं। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा जो है हीलियम का मिश्रण लेकर जाते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो है हीलियम मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है, इसलिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के अणु का आकार क्या था? तो बताओगे अष्टफलकीय होता है। जल का आसानी से घुलनशील क्या है? तो अमोनिया क्या है? जल में आसानी से घुलनशील होता है। हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। हास्य गैस के रूप में आप बताओगे नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हास्य गैस के रूप में प्रयोग होता है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया का प्रयोग जो होता है किसके रूप में? तो आप बताओगे नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। आर्गन, नियॉन, जेनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी का स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो बताओगे जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, जेनॉन को। चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन है बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्राइड का जल मिश्रण है, जो इसे फफूंदनाशी के रूप में लाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बोरिक अम्ल जो है औषधि उद्योग में खाद्य परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन में प्रयुक्त होता है, जबकि हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रिक एसिड। तो आपको बता दूं, हंसाने वाली गैस में नाइट्रिक नहीं नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। ये चीज़ जो है डी आपका गलत हो जाएगा। और सभी देखिए, बोर्डो मिक्सर जो है कॉपर सल्फेट का ऑक्साइड है, ठीक है। जल के मिश्रण में फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल जो औषधि के रूप में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब चीज़, लेकिन डी गलत है, ये चीज़ याद करके रखना है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होगी। वायुमंडल टायरों में कौन सा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है? कहीं कहीं आपको मिलेगा हीलियम, लेकिन नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है सामान्यतः। नेक्स्ट है मैग्नीज, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तथा सल्फर के तत्व किसी कमी को पूरा करते हैं? तो बताओ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। वहाँ पर जो है ऐसे पौधे उगते हैं और वो कीड़ों को इन सबको खा जाते हैं। सामान्यतः गुब्बारे में भरी होती है, तो हीलियम गैस क्या भरी होती है? गुब्बारे में भरी होती है। वायु में भरे गुब्बारों को हीलियम तथा हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वायु के साथ ही विस्फोटक मिश्रण बनाता है, इसीलिए। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
अश्रु गैस है तो अब अमोनिया गैस क्या है, तो बताओगे अमोनिया गैस क्या है, एक अश्रु गैस है। H2 SO2 NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह कार्य करते हैं, तो NH3 यानी अमोनिया को अश्रु गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। NH3 तो है ही, हाँ ठीक है। और क्लोरोपिक्रिन का भी प्रयोग जो है अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सामान्यतः जो है ठोस अवस्था में रहते हैं, तो आयोडीन जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन है ग्लाइसिन, एलाइसिन सेक्रिन ऑप्टिमाइज सक्रिय नहीं है, तो बताओ ग्लाइसिन जो है सक्रिय नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। हैलोजनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्यों, तो फ्लोरीन क्या है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो ब्रोमीन का प्रयोग जो होता है दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं ट्यूबलाइट में जो है नियॉन का और पारद का वाष्प का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कम दाब पर आर्गन गैस जो है कम दाब पर पारे के वाष्प बदल जाती है। चलते हैं देखिए अम्ल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक्को रेजिया बनाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर जो है बनाया जाता है। पीएच का एक मूल्य दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय का मूल्यांकन क्या कहलाता है। अम्ल या क्षार पता करने के लिए किसका पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो बताओ 7 से अधिक होता है। रसायन उद्योग में तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो मूल रासायनिक क्या माना जाता है, रसायनों को राजा किसे कहता है, तो आप बताओगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय अम्लीय गुण होता है, तो बताओ जल अपघटन होता है इसका। AlCl3 BH3 NH3 तथा CFeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है, तो लुईस अम्ल क्या है, तो बताओ NH3 को लुईस अम्ल नहीं और सभी लुईस अम्ल के अंतर्गत आते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो तनु बनाने के लिए पानी अम्ल मिलाया जाता है, ना ही अम्ल में पानी, ये कथन फर्स्ट है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ए आर दोनों सही है, एक का सही स्पष्टीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से पर बना सोडा वाटर क्या अम्लीय प्रकृति का होता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है नमक के अम्ल इसके कहा जाता है। क्या नहीं होता, तो बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। HCl इसका फुल फॉर्म होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नीला तोता को किस नाम से, तो नीला सोता को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। इसे अज्ञात गैस है, तो अमोनिया को अज्ञात गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं, देखिए वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, जबकि कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका देखिए इसको Na2CO3 के, जबकि इसका NaOH सूत्र है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH है। जबकि कॉपर सल्फेट का क्या होता है, नीला तोता को कहा जाता है कॉपर सल्फेट CSO4। चलते हैं हाइपो किसका, सोडियम थायोसल्फेट होता है हाइपो का रासायनिक सूत्र। एफ साल्ट का क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 होता है। जबकि खाने वाले सोडा देखो कहा जाता है, देखिए लिखा भी गया है खाने वाला सोडा किसे, देखिए बाई क्या होती है, खाना बनाने वाली बाई होती है, तो ऐसे खाने वाला सोडा। जबकि धोने वाला सोडा क्या, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का होता है। धोने वाला सोडा का नाम क्या है, Na2CO3 धोने वाला सोडा का नाम है। चलते हैं अब बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, पहला ठीक है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामकों में व्यंजक चूर्ण का उत्पादन में हेक्सलेट संयंत्र में होता है, तो आपको बता दो उसमें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 2 और 3 से पहला जो है करेक्ट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। कैल्शियम कार्बोनेट तथा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से लवण जो सागर में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड नमक सबसे अधिक इसमें सागर में पाया जाता है। खाने वाला नमक बनता है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है क्या, तो बताओगे नमक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इसमें बताना है आपको कथन सत्य नहीं है। तो पहला है NaCl की मौजूदगी पेरिस प्लास्टर की दर वृद्धि तेज हो जाती है, ठीक है नमक की उसमें।
सीमेंट में जिप्सम का योग से स्थान पर जो है उसकी जमने की गति क्या होती है, मंद हो जाती है। करेक्ट है। सभी क्षारीय धातुएं जो जल युजित लवण उत्पन्न करती हैं, बस बेरियम स्टोन से प्रकृति मुक्त रूप से पाए जाते हैं। बट ठीक गलत है और सभी जो है सही है। चलते हैं। बेरियम यूम स्ट्रॉन्सियम प्रकृति से मुक्त रूप से पाए जाते हैं, तो आप क्या बताओगे पैरासाथियों? यही गलत है। चलते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो विरंजक चूर्ण क्या है पैरासाथियों? तो आप क्या बताओगे? ये जो है जल में अधिक विलय होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्यारे साथियों। इसके बाद जो है नहीं, चले थे इसमें कुछ है चैप्टर, चलिए इसको देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो बताओ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। जब इनो लवण में जल डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 गैस निकलती है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित होते सोडियम थायोसल्फाइड तथा उपचायक की भांति प्रयोग किया जाता है। किसमें? थायोसल्फेट का। क्रोम रेड तथा सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन पराक्साइड में कैलोमल पदार्थ जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोविलेन जलीय विलयन होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या है? तो बताओ जलीय विलयन होता है। फोटोग्राफी उपयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया था फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में प्लेट में परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड जो परत चढ़ी होती है फोटोग्राफी में, वो किसकी चढ़ी होती है? बताओ सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी होती है। आयनिक यौगिक संबंधित निम्नलिखित में से कीजिए। तो आप बताओगे आयनिक यौगिक एल्कोहल अवलीय होते हैं। क्या? एल्कोहल में अवलीय होते हैं। चलते हैं। अब देखिए यही करेक्ट, सेकेंड वाला जो है करेक्ट नहीं है, ये आपको याद करके रखना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अल्कोहल पानी और शहद का सोलन में सबसे अधिक जो है श्यान क्या है? तो शहद। श्यान मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है। तो कल हम जो है अकार्बनिक रसायन आप पढ़ा, कल हम जो है कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे। और कल जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। उसके बाद जो है हमने सोचा था पूरा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप भी रुक जाते, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो छोटी रहेगी। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।